चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग 83 सेट नंबर को देखेंगे। जैसा कि डेली आप लोग का टेस्ट होता है 40 क्वेश्चन का, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट होते हैं, तो दोनों टेस्ट का दोनों मूड में होते हैं। तो 83 नंबर आज सेट का डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का पहला सवाल आपका गलत है, आपको सुधारना पड़ेगा। यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो अगर ए बाहर है, यूनियन है और ये पूरे ब्रैकेट में है, तो बात समझिएगा इसका कैसे लिख सकते हैं। इसको सेट थ्योरी में, आपका 11th का क्वेश्चन है सेट थ्योरी में, ए बी ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और यूनियन, इसको आपका फॉर्मूला होता है इस तरीके से आप लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, सॉरी, ये नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यूनियन दिया हुआ कि इंटरसेक्शन? यहीं पे यूनियन दिया हुआ है, ठीक है, इंटरसेक्शन दिया हुआ, ठीक है। ए यूनियन आपका बी हो जाएगा, फिर ए किसके साथ? सी के साथ यूनियन होगा, और फिर ये इंटरसेक्शन बीच में होगा। कोई भी ऑप्शन से सुधार दो, ये ऑप्शन सुधार लेंगे, ये आपका यूनियन, ये आपका यूनियन और ये आपका इंटरसेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसको सुधार देंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये आपका सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है सेट थ्योरी का। अब चलिए यहां से मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ। देखिए कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है। यहां पे इसमें से 8 लीटर पानी मिला दिया गया। इसमें क्या चीज मिलाया मेरे भाई? 8 लीटर पानी मिलाया, तो रेशियो हो गया 5:8। 5:8 रेशियो हो गया। इस बात को समझिएगा, क्या यहां पे पानी को मिलाया तो पानी इंक्रीज करेगा क्या? अल्कोहल जितना पहले था अल्कोहल अभी भी उतना है, तो अल्कोहल में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल जितना पहले था अल्कोहल अभी भी उसमें उतना ही है, तो अल्कोहल में कभी चेंजिंग नहीं होगा। चेंज किस में होगा? वाटर मिला रहा है तो वाटर की वृद्धि होगा। तो पहले जितना अल्कोहल था 5 से गुना कर देंगे इसको 3 से, क्योंकि ये बराबर करना पड़ेगा। 5 दिया 15, यहां भी 5 दिया 15। मिलाने से पहले भी अल्कोहल 15, मिलाने के बाद भी, तो कितना गुना किए बराबर करने के लिए? तो यहां आ गया 5 20 और यहां आ गया आपका 24। कितना बढ़ा? तो ये 4 यूनिट बढ़ा। 4 यूनिट बढ़ने का वजह क्या था? क्योंकि 8 लीटर पानी मिलाया, तो 4 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट बराबर कितना? तो पूछ क्या रहा है? मिश्रण की मूल मात्रा कितना है? प्रारंभ में मिश्रण की मूल मात्रा हो जाएगा 5 या 15, 5 20। तो 15 20 कितना? 35 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2 है, तो 35 यूनिट का मान आपका कितना होगा? 70 लीटर होगा। इसका 70 लीटर राइट आंसर। 70 लीटर इसका सही उत्तर आएगा। गुड आफ्टरनून मनीष आनंद, ज्योति कुमारी, गुड आफ्टरनून। तो ये इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, किसको मिलाने की बात किया? वाटर को मिलाने की बात किया। जब वाटर मिलाएंगे अल्कोहल बराबर होगा। जब अल्कोहल मिलाते तो किसको बराबर करते हैं? वाटर को बराबर करते हैं। और आंसर आ गया क्या? बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा। इस सवाल को देखिएगा, यहां से देखिएगा, ये सारा दिया हुआ है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एक बात समझिए, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो एक चीज समझिएगा, तो चाहिए किसका? CD का मान, तो इसको x लिख लिए। एक बात समझेंगे, एक बात समझिएगा, यहां क्या कर सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम AC का निकालते हैं बड़े वाले त्रिभुज में,
बड़े वाले त्रिभुज को देख लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज को देख लेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे AC का स्क्वायर अगर निकालते हैं और छोटे वाले त्रिभुज में आप देख लेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, छोटे वाले त्रिभुज में, तो छोटे छोटे वाले त्रिभुज में भी AC का स्क्वायर, देखिए बड़े वाले त्रिभुज में AC का स्क्वायर मतलब ABC में, और ये आपका ADC में। AC का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, AC का स्क्वायर निकालते हैं तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो 4 + x स्क्वायर माइनस कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हुआ बड़े त्रिभुज के लिए। तो 4x स्क्वायर और इसको अगर घटा देंगे, 5 का स्क्वायर 25 घटा देंगे तो AC का मान। फिर छोटे वाले रेड कलर वाले त्रिभुज में अगर बात करें, तो रेड कलर त्रिभुज में बात करें तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर ये आपका इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया कितना, 3 का स्क्वायर + x का स्क्वायर। तो यहाँ से भी छोटे त्रिभुज के AC का स्क्वायर इतना और बड़े त्रिभुज के AC का स्क्वायर इतना। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4 चौक 16 और x स्क्वायर + 8x और ये आ गया 25 और 3 तिया 9 और ये आ गया x स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। तो यहां से 8x की अगर बात करते हैं तो यहां से 25 में से आपका 16 घटेगा, तो 25 में से 16 8 उधर चल जाएगा, तो 9 8 17 हो गया। तो यहां से x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 17/8 मतलब 2 सही 1/4 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर आ गया। गुड आफ्टरनून सतीश धनरेश 2, ठीक है। इसका ए आ गया, बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे, क्या आप लोग टेस्ट इस बार पास नहीं मारे हैं क्या? ये इधर राइट आंसर हो गया। यहाँ पे कोई इशू है, मतलब बड़े त्रिभुज का AC, छोटे त्रिभुज का AC ये कर्ण हो गया, बड़े त्रिभुज का ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, अब छोटे त्रिभुज का ये कर्ण हो गया। तो बड़े त्रिभुज में AC का स्क्वायर निकाल दिए और छोटे त्रिभुज में AC का स्क्वायर निकाल दिए। तो गुड आफ्टरनून संतान राज, खुशबू कुमारी का ये बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर देंगे मेरे दोस्त, सभी लोग शेयर कर देंगे तो ये इसका आंसर आ गया। गुड आफ्टरनून। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। एक किसी कार्य को बोल रहा है कि 40 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, और A + B किसी काम को कर रहा है 30 डेज में काम को कर रहा है। दोनों मिलकर तो यहां से निकालेंगे, सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, टोटल काम कितना हुआ है। तो एक काम मान लेंगे, तो एक काम मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा 120। कोई एक काम एज्यूम कर लिए तो 120 एज्यूम कर लिए, दोनों का एलसीएम ले लिए, तो ये आपका 3 से और ये आपका 4 से। इसका कहने का मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। इसका मतलब ए अगर एक दिन में 3 करेगा तो बी कितना करेगा, मतलब बी की क्षमता आ गया। तो कह रहा बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टाइम ऑफ बी अकेले इस काम को, तो 120 बटा क्या करेंगे 1, तो ये आ गया कितना, इतना डेज। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया क्या, ई। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ई आ गया। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आंसर आ गया 120 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 सिक्के पर चीत आने की प्रायिकता क्या होगा, तो कम से कम दो चीत, या 2 चीत का मतलब होता है यहाँ पे हेड, चीत बोले या तो पट बोले, दोनों बराबर आएगा, और दोनों बराबर आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि देखिएगा 3 सिक्का आपके पास है, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का, इसको उछाला जाए तो यहां पे मान लेते हैं टी, एक बार तीनों में टी आ गया, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें एच आ गया, ठीक है, और इसमें एच आया। तो अब देखो इसमें मान लेते हैं ये एच 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 आ गया, इसमें आपका आ गया एच 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 आ गया, कोई दिक्कत बात समझे, या तो पहले अभी रुक जाइए इसको देख लेते हैं, एच एच आ गया। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये एच इधर आ गया, टी एच आ गया, एच इधर आ गया, एच
टी आ गया। बात समझे? तो इस तरीके से आपको देखा गया कि डबल एच डबल एच डबल एच, और क्या आ सकता है, एक एच 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 आ सकता है। बात समझे कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? और क्या आ सकता है, और यहाँ पे टोटल आपका जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो 2 का क्यूब पॉसिबिलिटी बनेगा। 2 का क्यूब मतलब इसकी घटना जो होंगी वो कितना इवेंट होंगे, 8 इवेंट होंगे। 8 इवेंट में अगर मैक्सिमम और भी हो सकता है तो और भी टर्म हो जाएगा। क्या क्या छूटा है देख लो, एक मिनट शुरू से फिर लेते हैं। यहाँ पे छूट गया है, देखिए टी 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 होगा, ठीक है, टी टी एच होगा, ये हो सकता है, एच टी टी हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से टी एच एच हो सकता है, बात समझे। फिर क्या हो सकता है भाई, टी एच एच हो सकता है। अब यहाँ पे एच एच टी हो सकता है। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4, उसके बाद एच एच आ गया, एच टी एच लिख सकते हैं, एच 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 हो सकता है। 4 और 4, ये टोटल 4 इवेंट, और ये टोटल 4, 8 इवेंट हुआ। तो यहाँ कह रहा है आपका सबसे ज्यादा 2 आने की, दो क्या आने का, 2 चित आने की बात कर रहा है, 2 हेड। तो देखिए 2 हेड कम से कम, तो 2 हेड इसमें आ रहा है, 2 हेड इसमें आ रहा है, 2 हेड इसमें आ रहा है, कम से कम 2 हेड इसमें आ रहा है, कम से कम 2 हेड आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं। तो टोटल देखिए इसके कितना होगा, 4। टोटल घटना कितना है, 8। लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता निकालना है, 4। तो ये कट गया 1/2, ये कट गया कितना, 1/2। अगर यहां से बोलता कि टेल आने की, अगर कम से कम 2 टेल आने की अगर बात करता, अगर यहां पे अगर बात करता 2 टेल आने की बात करता, तो अभी आंसर इसका 1/2 होता। तो आज से याद रखना, इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। कभी भी अगर कम से कम 2 टेल की बात करें, कम से कम 2 टेल की अगर बात करें कि आना ही है, तो 4 टोटल, अगर 3 सिक्का उछाला गया तो 4/8, ठीक है ना। याद रखना, अगर टेल की बात करें या आपका किसकी बात करें, हेड की बात करें, तो 1/2 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पे आंसर हो गया। आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये अगर पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए, अगर एक सवाल आपसे हम पूछ दें कि कम से कम अगर हम कह दें, यहां से आपके सवाल पूछ दें कि कम से कम एक चित आने की अगर प्रायिकता बताओ, तो क्या होगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कम से कम एक चित आने की, एक हेड आने की अगर प्रायिकता बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है, तो बताइएगा आंसर सही। बताइएगा भाई, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, इस बात को बताना। देखो यहां पे आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिएगा इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है। इसको 1 सेकंड में कैसे इसको बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 7/8, बहुत बढ़िया। अगर कहता कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, तो बताएंगे। दोनों का आंसर सेम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका एरिया निकालना है, ध्यान दीजिएगा, एरिया इसका निकालना है, इस बात को समझिए। एक काम करते हैं, यहां ए बी सी है, बी ए सी है, सी ए बी है। जब भी अगर ये टी को और क्या, हाँ ठीक, 7/8 आ जाएगा। इस सवाल को देखिएगा, बहुत आसान है सवाल बनाना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बात को समझिएगा। हम यहां क्या करते हैं, इस बात को समझेंगे। यहां पे हम क्या करते हैं, सभी को हम मान लेते हैं क्या, A = B = C = 1 मान लेते हैं। हम सभी का वेरिएबल मान लेते हैं 1 1 1 मान लेते हैं। अगर ये 1 1 मान लिए, आपको जो मन करे वो मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, अलग अलग वैल्यू भी मान सकते हैं, अलग अलग कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 1 2 का कोऑर्डिनेट, ये भी 1 2 का कोऑर्डिनेट, और ये 1 2 का कोऑर्डिनेट। और ये कह रहा है कि एक ही बिंदु पर ये भी 1 2 आएगा, और ये भी 1 2 आएगा, और ये भी 1 2 कोऑर्डिनेट आएगा। इसका कहने का मतलब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, तो ये त्रिभुज का जब निर्माण नहीं होगा तो क्षेत्रफल आपका 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर इस तरह से, एक तो आप बाय फॉर्मूला निकाल लो, एक तो आप बाय फॉर्मूला से निकाल लो, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ
हाफ इंटू ये होता है x1 y1 y2 और y3 प्लस 2 y3 y2 3 1 हो गया। अगर यहां से बात करें x3 और यहां से आ जाएगा x3 तो y1 y2 ये फॉर्मूला से आप निकाल लेना, ये फॉर्मूला से निकालना है त्रिभुज का एरिया। लेकिन आपको हम सटीक तरीका बताएं, सटीक तरीका बताएं, और इस तरीका को अगर आप बैठा लिए तो आंसर कभी भी अलग अलग नहीं आएगा। आप कहिएगा सर क्या हम इसको यही मान सकते हैं, क्या बराबर मान सकते हैं? आप जो मन करे वो मान लो, इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लो, आपको मन करे 1 2 3 मान लो, 3 4 5 कुछ भी मान लो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर 0 आएगा। आप देख लीजिएगा। तो कभी भी यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, एक तरह से दिया हुआ है, सिमेट्री रूप में दिया हुआ है, हम सबको 1 1 मान लिए, ये 1/1 2, ये भी 1 2 1 2, कोऑर्डिनेट इसके एक ही कोऑर्डिनेट आ गया 1 2, इसका मतलब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि एक ही बिंदु आपका तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक ही बिंदु पे टच कर रहा है, मतलब त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ, इसका मतलब इसका 0 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 0। आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। आप एबीसी को 1 2 3 भी मान के बनाएंगे तो आंसर पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, आंसर वही आना है जो आएगा 0, 0 इज द आंसर। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं था मेरे भाई, बस कॉन्सेप्ट को समझना था, और कॉन्सेप्ट अगर समझ पाए तो सवाल में कोई दम नहीं था। ठीक है, देखिए यहां पे समुच्चय सेट एस का उप समुच्चय की कुल संख्या अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधी, अगर एस दिया हुआ है, एस अगर दिया हुआ है, अगर S दिया हुआ है तो इसका समुच्चय निकालना है, क्या निकालना है? समुच्चय निकालना है, या नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, तो 2 पर पावर n होता है। 2 पर पावर n मतलब n की संख्या यहां कितना है 5 है, तो 2 पर पावर 5, और ये हो गया कितना 36, इसका 32 ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, सबसेट, सबसेट होता है कितना, कितना टर्म आपके सबसेट में दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है, तो एस आपका दिया हुआ है टोटल 5, और होता है सबसेट की संख्या 2 पर पावर n, n जितना दिया रहेगा n उस पे चढ़ा देना, वही आंसर आ जाएगा। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा टाइम टेकन वाला सवाल है, इस बात को समझिएगा, टाइम टेकन वाला सवाल है, यहां पे ध्यान रखिएगा। ये आपका है दिया हुआ ए बी सी, और बी बोला है आपका कौन है, और बोला है पी क्यू जो ए बी पे है। अब ये कहां पे ये पता नहीं, ये मिड पॉइंट पे नहीं दिया हुआ है, कहीं भी दिया हुआ है इसमें, इस तरीके से मिल सकता है, इस तरीके से मिल सकता है, और ये इस तरीके से मिल सकता है। सबसे पहला बात हम यहां पे लेते हैं, देखिएगा, सबसे पहला बात हम यहां पे लेते हैं ए बी सी, थोड़ा सा टाइम टेकन वाला सवाल है, हम आपको समझा के लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ऐसे आप बनाना होता तो तुरंत बना देते। देखिएगा एबीसी में आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका ग्रीन वाला जो बड़े ट्रायंगल है उसमें आप क्या लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, यहां तक ये लेते हैं BPQ में, BPQ में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BPQ में इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, PQ का स्क्वायर और PB का स्क्वायर और BQ का स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है। अगर हम बात करें फिर ये वाला ट्रायंगल में ABQ में, ABQ में क्या करेंगे, AQ का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस BQ का स्क्वायर।
तो ये आ गया आपका कितना, तीसरा। फिर ट्रायंगल इसमें पी बी सी में यहां क्या कर सकते हैं, पीसी का स्क्वायर इक्वल टू, पीसी का स्क्वायर इक्वल टू पीबी का स्क्वायर। ये आपका 4 इक्वेशन आ गया, है ना। 4 इक्वेशन जब आ गया तो अब यहां पे आपको देखना, निकालना है। 4 इक्वेशन जब आ गया तो इस बात को समझना है कि 4 इक्वेशन जब आ गया तो मेरे भाई ये दोनों को जोड़ दो, 3 + 4 इक्वेशन को जोड़ दो, 3 + 4 इक्वेशन को जोड़ दो। जब ये दोनों को जोड़ेंगे, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ए क्यू का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर। इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ते हैं तो ए क्यू का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, यहां जोड़ेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, ए सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। फिर देखिए इसको जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो बी क्यू का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर, तो पीबी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर आ गया। तो यही आंसर आ गया, यही आपका रिलेशन आ गया। तो रिलेशन आ गया ऑप्शन नंबर सी, इसका रिलेशन आ गया। क्या इस बात को समझे मेरे दोस्त, क्या इस बात को समझे। ये आपको सारे ट्रायंगल का कर्ण का रिलेशन लेना पड़ेगा, और कर्ण से ये तीनों चारों रिलेशन निकाले। तो अब हम देखिए इसको 3 और 4 को क्यों जोड़े, 3 4 को इसलिए जोड़े क्योंकि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहां भी ए बी का स्क्वायर, यहां भी बी सी का स्क्वायर, इसलिए दोनों को जोड़ दिए। पीबी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, यहां भी जोड़ दिए, और आंसर आ गया इतना। इसका सही उत्तर आ जाएगा कौन, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया। कोई डाउट है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा, हम पहले ही बता दिए, टाइम टेकन थोड़ा सा लेगा लिखने में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, बोल दो मेरे भाई। यहां पे समकोण त्रिभुज कितने बन गए, 4 समकोण त्रिभुज बन गए, और ये आंसर आ गया। कह कि 63 और 36 और x का एलसीएम बोला गया है, कि इसका एलसीएम जो है वो 252 है। तो x के जगह पर कौन सा मान होगा, तो x के जगह पर वही मान होगा, x के जगह पर वही मान होगा कि x के जगह पर वही मान नहीं हो सकता। नहीं होने की अगर बात करेंगे, मतलब ये जो एलसीएम आया 63 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा, x से भी डिवाइड होगा, और जो x से डिवाइड नहीं होगा, जो x से डिवाइड नहीं होगा वही आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका है, ये कौन, देखिए एक ही ऑप्शन 252 है, इसको 56 से डिवाइड करो, ये डिवाइड कभी नहीं होगा, ये कभी डिवाइड नहीं होगा। तो ये बात समझे हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को भी जोड़ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं। हाँ, यूट्यूब पे चलेगा, देखो यार, इसलिए नहीं जोड़ सकते, बात को देखिएगा क्यों नहीं जोड़ सकते थे। अब एक सवाल था बोल कि सर फर्स्ट और 2 को क्यों नहीं जोड़े, तो वजह था, देखिए यहां पे इसको जोड़ने का वजह, 3 और 4 को जोड़ने का वजह यह था कि हमने यहां पे ए क्यू का स्क्वायर प्लस पीसी का जैसे जोड़े, यहां भी देखिए ए बी का स्क्वायर था, यहां भी बीसी का स्क्वायर था, और ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर यहां पे दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर पीसी का स्क्वायर इक्वल हो जाता है क्या, ए सी का स्क्वायर। इसी के बदले हम यहाँ पे ए सी का स्क्वायर निकालें, ठीक है। फिर यहाँ पे बी क्यू का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर यहाँ पे होता है पी क्यू का स्क्वायर, फिर वही चीज हम लिख लिए। इसलिए दोनों को नहीं जुड़े कि दोनों का रिलेशन यहाँ पे पुट कर दिए और आंसर निकाल दिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक सवाल। अगला कह रहा है कि समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचे पर, समुद्र तल है ये, ऐसे 20 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ है, एक प्रकाश स्तंभ है, और जिसका अवनमन कोण यहां से देखा गया, किसी जहाज को खड़ा है, जहाज खड़ा है कहां पे, समुद्र में, इसका अवनमन कोण बोला गया है, अवनमन कोण बोला गया है 30 डिग्री। तो जानते हैं जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है। तो ये अगर ये 30 डिग्री है तो इसका रेशियो होता है 1:,
तो 1 बराबर 20, तो कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ और जहाज के बीच की दूरी कितना होगा, यही निकालना है। तो यहां से आ गया 1 यूनिट बराबर 20, तो √3 यूनिट बराबर 20, √3 द राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, और नीतीश कुमार समझ पाए भाई? नीतीश फर्स्ट सेकंड को क्यों नहीं जोड़े? क्या इसकी बात आप समझ पाए मेरे दोस्त? बता दो। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एबीसी में कह रहा कि देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कोई भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए बी, कह रहा कि एडी और बीई और सीएफ माध्यिका ओ पर मिलती है। माध्यिका है, तो माध्यिका क्या होता है? सामने वाले भुजा को, एडी जो है वो माध्यिका है, सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। जो मीडियंस है सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेंगे। अगर ये मीडियंस है, कर ई पे मिला है, तो इसको भी 2 बराबर भाग में बांटेंगे। और ये मीडियंस है तो इसको भी 2 बराबर भाग में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। इस बात को समझिएगा। और जहां मीडियंस मिलता है, जहां मीडियंस मिलता है उसको हम लोग ओ बोलते हैं, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड क्या करता है, इस बात को समझिएगा। सेंट्रॉइड क्या करता है? सेंट्रॉइड करता है कि त्रिभुज को सेंट्रॉइड क्या करता है? त्रिभुज को 6 बराबर भाग में बांटता है। 6 बराबर भाग में क्या करता है? बांटता है। अगर ये 6 बराबर भाग में बांट लिया, ये सेंट्रॉइड है, तो इसको 6 बराबर भाग में बांटा, मतलब 1 1 1 1 1 1, सभी को बराबर भाग में सेंट्रॉइड बांटता है। सभी को बराबर भाग में क्या करेगा? सेंट्रॉइड बांटेगा, केंद्रक बांटता है। तो ये 1:1 रेशियो में बांट गया। तो पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है त्रिभुज एबीडी का रेशियो और त्रिभुज एओई का रेशियो। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज एबीसी का रेशियो की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, त्रिभुज एबीसी की बात करें, एबीडी की अगर बात किया है, एबीडी की बात किया तो 1 1 1 कितना आ गया? 3। और एओई का बात किया तो ये आंसर आ गया 3:1, 3:1। ठीक है, ठीक है, कर देंगे नीतीश। इस बात को समझिएगा, इस चीज को समझिएगा कि यहां से उसमें थोड़ा सा आंसर करवाना था, उसको हम डाल देंगे। तो यहां से बात समझिएगा कि कोई भी सेंट्रॉइड, किसी भी त्रिभुज का सेंट्रॉइड त्रिभुज को कितने भागों में बांटता है? तो त्रिभुज को 6 भागों में बांटता है। त्रिभुज को कितने भागों में? 6 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मीडियंस को मिलाने के बाद। मीडियन को क्या? मिलाने के बाद। ठीक है, बात समझे? इसका आ गया, क्लियर है? और याद रखना कि किसी भी त्रिभुज में ये जो मीडियंस है ए और डी, और ये मीडियंस है ए और डी, अगर मीडियन है और ए डी अगर मीडियन है, तो इसलिए आपका जो सेंट्रॉइड होता है, इस मीडियन को कितने भाग में? सेंट्रॉइड को आपको डिनोट करते हैं जी से। तो इसको इस मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2 भाग में बांटता है, लेकिन किस रेशियो में? तो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कितने के रेशियो में? 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां पे बोला कि x sin क्यू थीटा, और ये दिया हुआ है, तो यहां से आपको निकालना है तो देखिए यहां क्या करेंगे, एक रिलेशन दिया हुआ है x बटा, देखिए यहां से क्या दिया, साइन थीटा y cos थीटा, x बटा क्या आ जाएगा? ठीक है, देख लेते हैं। तो यहां से अगर लेने की बात करेंगे, यहां से आ जाएगा आपका cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से x बटा वाई आ जाएगा साइन थीटा। 2:1 नहीं होगा विकास, 2:1 नहीं होगा। 2:1 कैसे ले आए बताओ? 2:1 यहां से कैसे ले आए? 2:1 होगा ही नहीं, तो
क्योंकि यहां पे पूछा है ए बी डी पूछा है, तो ए बी डी पूछा है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एबीडी पूछा है तो यहां से हम लोग यहां पे एक 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 जोड़ेंगे, एक 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 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इतना। कोई दिक्कत? हाँ 2:1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं यहां से इस बात को समझते हैं कहां से ये वाला क्या करेंगे जो सवाल को हम लोग यहां पे कर सकते हैं। तो एक चीज देखिएगा, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहां पे इसको सभी जगह डिवाइड करते हैं। इसको यहां से डिवाइड करते हैं, ये आपका आ गया कितना 1। अब जब यहां से साइन से ये कट गया, यहां 2 आ गया, यहां पे साइन से जब कटा तो यहां साइन आ गया, तो यहां से आप अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से जब सॉल्व करेंगे और यहां से आपका ये कट गया, कॉस से एक कॉस से वो कट गया, ठीक है। तो नीचे वाला ट्रायंगल का है रेशियो ऑफ मीडियन, मतलब माध्यिका 3:1:2 में भी बढ़ता है। माध्यिका 3:2:1 में बढ़ता है। 3:2 कहां से आया? 3:2 कहां से आया भाई? 3:1 कहां से आता है दोस्त? यहां से ऐसे 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 आंसर आएगा क्या? टेन थीटा ले लिए तो टेन थीटा साइन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसे। तो क्या करें, यहां से आ जाएगा आपका एक्स और साइन कॉस नहीं आएगा, छोड़िए इसको, छोड़िए। यहां से आप ध्यान दीजिएगा दूसरे तरीके से, दूसरा चीज की ध्यान दीजिएगा दूसरे तरीके से। एक्स का मान यहां से कितना आएगा? एक्स का मान यहां से आएगा वाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अभी एक्स का मान जो है इसमें पुट कर देंगे, एक्स का मान इसमें जब पुट करेंगे, इस इक्वेशन में जब यहां से पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन पुट 1 में जब पुट करेंगे तो क्या सॉल्व होगा? तो यहां से सॉल्व होके आएगा, देखिए यहां से सॉल्व होके आएगा x इंटू एक्स का मान रखेंगे तो y कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन क्यू थीटा। यहां से y की मान निकाल, ठीक है। तो यहां से ये अगर कट गया तो यहां से आपका 2 आ गया, और जब ये 2 आ गया तो यहां से y और यहां पे cos थीटा और y कॉमन ले लेंगे तो यहां आ गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया क्या साइन थीटा, और क्या आ गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो y की मान जो हो गया 1, तो y आ गया यहाँ पे कितना साइन थीटा। इसी तरीके से जब y की मान को रखेंगे, जब इसी तरीके से y की मान को अगर रखेंगे, इसी तरह से y की मान अगर इस तरह से रखेंगे तो इसी तरह में x की जो मान आएगा इसमें आएगा कॉस थीटा में आएगा। इसी तरीके से y का मान आ गया और x का मान आ गया। इसी तरीके से सेम x का मान पुट किए, अब y का मान उसमें पुट करेंगे तो ये y का मान साइन थीटा आया तो x का मान कॉस थीटा आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये डेली होता है। देखिए वैल्यू रखने पर मोनिका यहाँ पे आपको टेंशन हो जाएगा, वैल्यू रखने पर आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कैसे इसको कर पाए और कैसे सॉल्व कर पाए। तो ये याद रखिएगा, इसी तरह से सवाल हमेशा पूछा जाता है।
ये अगर सवाल पूछेगा तो सेम टू सेम यही सवाल पूछेगा और ये हमेशा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किए, इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू पुट किए तो यहाँ से y का मान साइन थीटा दे दिया। इसी तरीके से y की वैल्यू पुट करेंगे तो x का मान cos थीटा दे देगा, समझे, cos थीटा दे देगा। तो y बराबर साइन थीटा, x बराबर cos थीटा। आप किस में पुट करने पर आपका, किस में पुट करने पर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक ही ऑप्शन से इसमें दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताएंगे, करा कि एक समवृत्त घड़ाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6x 3x और क्या है ये 2x, इसको L मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको H मानेंगे। कर संपूर्ण घड़ाव की एरिया दिया हुआ है आपका 1800, तो संपूर्ण का एरिया क्या होता है LB, 2 इंटू LB, 6 या 18x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर और यहां से क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12x स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 1800 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं 2 इंटू बताओ 18 20 30 और 36 एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा आपका कितना बार में 900 और 9 चौक 36 एक्स स्क्वायर, ये 4 से कट गया इधर 25 बार में, तो ये आ गया 25, तो एक्स बराबर आ गया कितना 5 आ गया। एक्स बराबर 5 आ गया। तो आपको निकालना है वॉल्यूम, निकालना है किसका, घनाभ का वॉल्यूम निकालना है, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है क्या L इंटू बी इंटू एच। 5 तिया 6 पंचे 30, इसका आ गया 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 30 गुना 15 गुना 10 आएगा। बहुत आसान था और ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। सर एक क्वेश्चन से, यदि त्रिभुज एबीसी के माध्यिका CD और B एक दूसरे को ऊपर काटती है, 1:3 हो जाएगा वो भी। ये कह रहे हैं ना, इस तरीके से काटेगा। तो यहां पे सेंट्रॉइड क्या करेगा, सेंट्रॉइड क्या करेगा, माध्यिका जब करता है तो वो 6 भाग में बांटता है, सेंट्रॉइड करेगा इसको भी 3 भाग में बांटेगा। तो ये आपका BOC ABC, तो ये 1:2 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये पूरे त्रिभुज और कोई भी एक त्रिभुज लेंगे तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना, 36 गुणा 125 गलत है आपका अशोक। ठीक है, अशोक आपका गलत है। चलिए इस सवाल को देखिएगा, सवाल क्या बोला गया इस बात को देखिए। एक वस्तु 25% की हानि पर बेचा जाता है, 25% हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब 25 हानि पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। क्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। इसका मतलब CP अगर CP1 है, CP1 को 100 माने हैं, अब क्रय मूल्य को दुगना कर दो, तो क्रय मूल्य को जब दुगना करेंगे CP2, जब ये दुगना होगा तो ये आपका 100 माने तो ये 200 हो जाएगा। जब क्रय मूल्य को जब 25% हानि पर बेचा तो क्रय मूल्य 100 था, तो जब इसको 25% हानि पर अगर बेचेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 75 हो जाएगा, ये 75 आ जाएगा। ये SP1 था। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि जब क्रय मूल्य को दुगना कर दिया गया तो लाभ आपका कितना हो गया, और जब क्रय मूल्य को दुगना कर दिया तो विक्रय मूल्य 660 रुपया का वृद्धि हो गया। जब 660 रुपया का वृद्धि हुआ तो अभी वाले CP में कितना % का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। मतलब 20% की अगर लाभ की बात करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये भी 3 होगा, तो यहां से आ जाएगा कितना 200 है, तो ये आपका हो गया कितना मेरे भाई, वृद्धि कितना हुआ 20% का वृद्धि हुआ, ये हो गया कितना 140, 200 20% निकालेंगे जोड़ देंगे तो 240, मतलब SP आपका ये। इसका मतलब पहला SP 75, अभी का SP 240, कितना का वृद्धि हुआ,
तो कितना का वृद्धि हुआ ये चीज बताना है। तो कितना का वृद्धि हुआ, 165 का वृद्धि हुआ। और यहां पे एसपी से एसपी 165 की वृद्धि हुआ, लेकिन वहां पे विक्रय मूल्य को बढ़ाया 660, मतलब ये 660 165 यूनिट के बराबर है। निकालना किसको है, निकालना किसको है, निकालना कि मूल वास्तविक सीपी क्या था। तो वास्तविक सीपी आप 100 था, ठीक है, 100 था। वास्तविक सीपी कितना था, 100 था। इसका सही आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन कैलकुलेशन करेंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये कट जाएगा, देखिए 11 का ये 11 और 11 का 11, 11 पचे और यहाँ से 11 से काटेंगे ये 15 चौका 60 और ये आंसर आ गया। सीपी इसका था, ओरिजिनल सीपी था 100, ठीक है। ठीक है, हम्म, ये इसका सही आंसर आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अगले सवाल पे कर दो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना दे रखा है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मान लेते हैं कि एक घन का आपका दिया हुआ है भुजा A1 और दूसरा घन का A2 दिया हुआ है। तो यहां पे हम जानते हैं कि ये घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6a स्क्वायर और ये हो जाएगा अभी 6a2 स्क्वायर। तो ये वाला देखिए इससे कोई मतलब है, क्योंकि इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट होगा, खत्म हो गया। इसका रेशियो दिया 49। तो A1 और A2 का रेशियो जो होगा उधर चल जाएगा रूट में, तो ये आ गया 7:2 कितना 9 आ गया। कोई दिक्कत है, ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा और 49 का रूट 7, 81 का रूट 9, मतलब ये भुजा निकल गया। और भुजा निकल गया तो आप आयतन भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा भुजा का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का क्यूब। ये भी क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। तो यहां से आ जाएगा 7 का क्यूब और ये 9 का क्यूब। तो यहाँ कितना आएगा, 343 और ये आ जाएगा 700। ऑप्शन नंबर आप डायरेक्ट भी कर सकते, इतना लिखने की कोई झंझट नहीं था। आप इसको सिर्फ भुजा निकालना था, तो यहाँ 7:9 क्यूब वॉल्यूम निकालना था, मतलब क्यूब होता है तो 7 का क्यूब 343 और ये 729 डायरेक्ट कर सकते थे। इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं था, इतना करना नहीं था, आपको सिर्फ समझाना था इतना। और ये चीज हम लोग किए, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि इसका हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है, अगर हर में रूट में रहे, हर में रूट में रहे, डिनोमिनेटर में रूट में रहे तो इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में अगर रूट में रहे तो इसको क्या करना है, कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई अगर निगेटिव में रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में कर। तो यहां से आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा क्या, प्लस में रहेगा। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी रहेगा। तो आप बताएंगे कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक बात समझिएगा, a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे 3 3 9 9 18 और यहां से b स्क्वायर करेंगे 2 4 4 3 12 और ये आ गया 18 में से 12 जाएगा 6, 6 से 6 कट गया तो आंसर आ गया 3√2 प्लस 2√3। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर क्या आ गया, अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे बेस का अंतर, बेस के स्क्वायर का अंतर 6 आ गया, अगर बेस के स्क्वायर का अंतर 6 आ गया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर अगर 6 आ गया तो 6 6 कट जाएगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ये नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में होगा और ये पॉजिटिव में रहेगा तो आंसर नेगेटिव में होता। तो डायरेक्ट आंसर ये, ठीक है। जब स्क्वायर का अंतर 6, ऊपर में जितना संख्या है उतना रहता, तो अगर यह 7 रहता तो स्क्वायर का अंतर 7 रहता, डायरेक्ट वही हो जाता। क्लियर है यहां तक, इसका आंसर बताइएगा। एडी और डीसी का एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी है। ए बी का मान 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक है कि 10 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट आपका
6 8 10 का। ठीक है, अब यहां पे बोला कि डी एक बिंदु है, ये इस पे लंब है और ये भी लंब है। आराम से देखिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अब निकालना है हमको एडी और एडी, और आपको निकालना है डीसी का रेशियो। अगर ये x होगा तो ये 10 माइनस एक्स होगा। एक चीज समझिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज जिसमें दिया हुआ है, और छोटे त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में ये 90 डिग्री और छोटे त्रिभुज में ये, दोनों एंगल कॉमन है। बड़े त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज की अगर बात करें तो ये छोटे वाले, नहीं काम करो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक रहने दो। तो बड़े त्रिभुज में देखिए ये आपका 90 डिग्री और छोटे त्रिभुज में ये 90 डिग्री, क्या ये दोनों कॉमन है? और ये एंगल बड़े त्रिभुज में ये और छोटे त्रिभुज में ये कॉमन है, तो हम कह सकते हैं हम यहां से कह सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की भुजा का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो एक बात समझिएगा, ये बड़े त्रिभुज में 6 है, बड़े त्रिभुज में 6 है, ठीक है, बड़े त्रिभुज में, या तो यहां कम करते हैं, छोटे त्रिभुज में ये 6 है, इस 90 डिग्री के सामने वाला 6 है, 90 डिग्री के सामने वाला 6 है, और ये आपका लंब x है, बेस आपका x है, ठीक है। और हम कह सकते हैं यहां से बड़े त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में लंब आपका, बड़े त्रिभुज की अगर बात करें, बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला 10 है, 90 डिग्री के सामने वाला 10 है, और बटा कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, यह 8 होगा, ठीक ना। तो यहां से अगर हम बात करते हैं 8 छक 48, गलती हुआ, एक मिनट, ये है और ये आपका सामने वाला, और ये एक मिनट बेस है, ये इस त्रिभुज की देखो, ये त्रिभुज थोड़ा सा ध्यान देना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 10, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 6, छोटका वाला भुजा में यहाँ 6, और यहाँ पे देखिए इसका जो परपेंडिकुलर है ये आपका, ये परपेंडिकुलर आपका क्या है, x, x ले लिए। बड़े वाले त्रिभुज में परपेंडिकुलर 6 है और इसके 90 डिग्री सामने वाला भुजा 10 है, तो 10 बटा 6, तो 6 छक 36, तो x बराबर आ गया कितना, 6 छक 36 बटा 10, मतलब ये आ गया 3.6 आ गया, 3.6 आ गया, है ना। ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर दिए, तो छोटे त्रिभुज का 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 6 और इसका परपेंडिकुलर x, बड़े त्रिभुज के लिए, बड़े त्रिभुज के लिए, बड़े त्रिभुज के लिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 10 और इसका आपका हो गया ये, ठीक है। तो यहां से देख पाए और आंसर ये आ गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x का मान 3.6 आया, x का मान 3.6 आया, तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ गया 6.0x। तो यहाँ पूछ किसका रहा है, एडी पूछ रहा है, एडी, एडी आपका 3.6 और ये आ गया इतना, इसको काट दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 16 चौका 64, ये आंसर आ गया, 16 चौका 64 का सही आंसर आ गया, ठीक है, इसका सही आंसर आ गया, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है, यहाँ बात समझ पाए कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ बात समझ पाए कि नहीं। थोड़ा सा इसको उल्टा लिख दिए, इसको उल्टा नहीं लिख सकते थे, इसको इस तरह से लिख देंगे, ये 10 और ये आपका हो गया कितना, उल्टा लिख दिए थे, इसको लिख दें 10 और 1। एक बार और बताइए सर, ठीक है, एक बार और बता। देखो यहाँ पे एक बात समझिएगा, बड़े त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपका दोनों समरूप है, तो बड़े त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज में देखो, छोटे वाले त्रिभुज 90 के सामने वाला 6, तो 6, बड़े त्रिभुज के 90 वाला सामने वाला भुजा कौन है, यहां से यहां 10 है, बटा 10। फिर देखिएगा छोटे त्रिभुज का ये परपेंडिकुलर एडी और बड़े त्रिभुज के लिए ये परपेंडिकुलर, दोनों बराबर हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दोनों बराबर होगा,
कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो दोनों बराबर होगा। अब जब कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होगा तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए, x की वैल्यू निकाल लिए तो यहाँ से हम इसकी भी वैल्यू निकाल लिए, तो ये 36 और ये 3.6, तो ये 6.4, पॉइंट कट गया, तो 4 से काटे 9 चौक और ये आपका 16। ठीक है, ये इसका सही आंसर आ गया। फॉर्मूला से नहीं, ये कोरोस्पोंडिंग साइड से, अगर कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो कोरोस्पोंडिंग साइड से इसको करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, बटा इसको ले सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जी हाँ ले सकते हैं। और ये आपका √3 + 1 और ये √3 - 1 होता है। तो यहां पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, इस चीज को देखिए, अगर a + b और a - b = c + d और c - d दे रखा है, तो हम ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a/b और a/b और c/d लिख सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से एक बात समझिएगा, ये कॉस प्लस साइन है, कॉस माइनस साइन है, तो आप लिख सकते हैं क्या, कॉस बटा साइन थीटा। यहां क्या लिख सकते हैं, सी डी और c - d है, तो यहां पे आएगा c/d आ गया। तो ये आ गया, इसको क्या कहते हैं, कॉट थीटा √3। तो ये कौन से एंगल के बराबर है, 30 डिग्री के एंगल के बराबर है। तो जब 30 डिग्री के एंगल बराबर निकालना क्या है, सेक थीटा, तो सेक 30 बराबर हो जाता है, सेक 30 बराबर होता है 2√3। यहां पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ये, इसको जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया और ये आएगा 2√3। ऑप्शन नंबर बी हो गया, यहाँ पे इसका मान ये आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया और ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर आ गया। निकालना है आपको a पर पावर 6। तो यहां पे दिया हुआ है a - 1/a। तो यहां से सबसे पहला, यहां पावर 6 है, तो पावर 6 को हम तोड़ सकते हैं इस तरीके से, 2 × 3। मतलब हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे और जब फिर क्यूब कर देंगे तो पावर 6 के पास पहुंच जाएंगे। तो यहां से अगर हम बात करें, यहां पे निकालना रहेगा ये, तो वैल्यू का स्क्वायर करके और यहां नेगेटिव से पॉजिटिव लाना है तो +2 कर देंगे और यहां आंसर आ गया 3 का 11 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव जाना है तो +2 करेंगे और ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहता, ये पॉजिटिव रहता तो -2 करते, ये 11 आ गया। कोई दिक्कत, या बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, a² + 1/b + b² प्लस -2ab, ab कट जाता, 2 उधर चल जाता, नेगेटिव उधर पॉजिटिव चल गया, 11। तो यहां से अच्छा ठीक है, हम 17 नंबर फिर लास्ट में हम इसको फिर से डिफाइन कर देंगे, जो पूछ रहे हैं उसको लास्ट में डिफाइन कर देंगे। तो यहां से आ गया a² + 1/2 का मान 11, चाहिए हमको पावर 6, तो पावर 6 चाहिए, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा पावर 6। तो पावर 6 की अगर बात करें तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने का तरीका क्या होता है कि वैल्यू का क्यूब और वैल्यू का 3 गुना करके घटा देंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो घटा देंगे, क्योंकि पावर स्क्वायर से 6 लाना है, मतलब क्यूब करना है, तो वैल्यू का जब क्यूब करते हैं, आप जानते हैं कि a + 1/a अगर k रहेगा और इसको क्यूब डायरेक्ट अगर करते हैं तो ये आ जाता है वैल्यू का क्यूब और वैल्यू का 3 गुना घटा देते हैं। तो यहां भी वही काम करेंगे, 11 का क्यूब करेंगे तो ये 1331 आ गया और ये 33 आ गया, तो यहां से आंसर आ जाएगा 1298। इसका सही आंसर आएगा 1298 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है, 1298 इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा 1298। कोई दिक्कत, अगर यहां से दिया रहेगा a - 1/a = k और माइनस में निकालना रहेगा, तो ये होता है वैल्यू का क्यूब
प्लस वैल्यू का 3 गुना। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से आपका ये अलजेब्रा का एकदम। यहां पे बोला कि 10 अंकों की संख्या है, कितना जीरो है, 5 जीरो। कर ये संख्या को 24 से जब काटेंगे, तो जब ये संख्या 24 से कटेगा, इसका मतलब इसके फैक्टर से भी कटेगा। जब ये 24 से कट रहा है तो इसके फैक्टर से भी कटेगा, है ना, बात समझे कि नहीं। तो यहां से अगर कटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 8 से कटने का नियम, लास्ट का कितना डिजिट, 3 डिजिट। 8 का कटने का मतलब लास्ट का कितना डिजिट, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट को अगर काट दें तो वो 8 पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे किसी भी संख्या का अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। तो देखिए 0 है, 8 से क्या रख दें कि जो कट जाए, तो 4 रख सकते हैं, ये 48 हो गया, 8 से कट जाएगा। फिर 8 रख सकते हैं, 88 हो जाएगा, तो 8 से कट जाएगा। मतलब ये पॉसिबल हो जाएगा, y का मान 4 और 8 पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर हम 4 मान के चलते हैं, 3 से इसको काटना, अब 3 का नियम क्या, अंकों का योग। तो देखिए अंकों का योग अगर हम इसको 4 मानते हैं तो 8 4 12 कट गया, 6 कट गया, तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। अरे 3 से कटने का मतलब अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 8 6 14, 4 18, 18 2 22, तो अगला जो 3 से कटेगा वो 21 कटेगा, तो x का मान 1 रखना पड़ेगा। तो दिक्कत, न्यूनतम मान चाहिए तो x का मान न्यूनतम आपका रखना होगा, न्यूनतम से न्यूनतम रखना पड़ेगा 1, और भी मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन आपको न्यूनतम मान रखना पड़ेगा। तो न्यूनतम मान इतना, ठीक है। अगर हम 8 रखते हैं, 8 रखते हैं तो 8 8 16 और 16 6 21, 21। 8 अगर रखते हैं तो 6 कट जाएगा, 1 मिनट। चार रखे तो 1 हो गया, मतलब x का मान कितना हो गया, 1, और y का मान कितना हो गया, 4। ये आंसर कितना आ गया, 5, क्योंकि x प्लस वाई मान कितना बोले, 5। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं, 8 8 16, 16 2 18, तो x का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब x का मान क्या रखते हैं, जब y का मान अगर 8 रखते हैं, x का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। x का मान 0 होता है, इस बात को समझिएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है, x 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला वैल्यू आपका नहीं होगा, ये वाला वैल्यू आपका नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 5 नहीं होगा सर, क्यों, 8 पर 9 आंसर आएगा। हाँ 9 नहीं, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे। अगला कर रहा है, एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 सेंटीमीटर 9 अधिक है, तो हम जानते हैं कि मोड बराबर होता है 3 गुना मीडियन। आप इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे, और माइनस होता है 2 मीन, और ये चीज देखेंगे। अब यहां से बोला क्या कि उसके माध्य से 9 अधिक, अगर माध्य x होगा मतलब ये 2 गुना x माने है, तो ये फॉर्मूला 2 होता है। तो कह रहा है इससे 9 अधिक है, ये मीन से आपका कह रहा है 9 अधिक है, इसका मतलब ये x प्लस कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे इधर लिखेंगे, ये इधर आएगा, तो 2x और x हो जाएगा 3x प्लस 9/3। ये किसका मान आ गया, मीडियन का मान आ गया। मीडियन का जब मान आ गया, यहां से देखिए ये आ जाएगा x प्लस 3, 3 से काटेंगे कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 3 आ जाएगा मीडियन का। मीडियन का कितना आएगा, आ गया x प्लस 3 आ गया। निकालना क्या है, बहुलक, मॉड और माइनस मीडियन। मॉड कितना आ गया और मीडियन कितना है, माइनस से गुना हो जाएगा, प्लस लिखेंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसल हो गया और आंसर आ गया 6। दोनों का अंतर कितना है, 6 इज द राइट आंसर। दोनों का अंतर 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, सभी लोग का आंसर आ रहा है।
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका रूट है आपका अल्फा और बीटा। जब अल्फा और बीटा रूट है मेरे भाई, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? हम जानते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। ऑलरेडी ये नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और बी बाई ए हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, ऑलरेडी होता है, और बी का यहाँ पे बी वाला जो मान है वो माइनस बी में है, तो ये आपका ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बी का मान सी अपॉन ए हो जाएगा, तो यहां पे निकालना है ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए मान कितना दे रखा है, और ये देखिए कितना मान दे रखा है, ए से कट गया, बी बटा सी आ गया, ठीक है। बहुत आसान सवाल थे, बहुत आसान सवाल थे, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे कह रहा कि एक त्रिभुज है, ए बी और सी, सॉरी ए 90 डिग्री है, ठीक। ए बी कह रहा 16 है और ये आपका 12 है, तो 12 16 देखो, ये 4 कॉमन लो, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 4, 3 4 5 का रेशियो होगा, 4 से काटे 4 गुना कर देंगे, तो ये भी आपका कितना हो गया 20। अरे भाई ये देखो काटेंगे 4 से, तो ये 3 का रेशियो, ये 4 का रेशियो, तो ये 5 का रेशियो, 4 से कितना गुना है 4 गुना, ये भी 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिपलेट निकालने के लिए जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा मेरे भाई, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात यहां ये कह रहा है कि एसी के मध्य बिंदु, एसी का एक मध्य बिंदु है जो आपका डी है, यहां बीसी पर ई एक बिंदु है जो डी ई लंब है, ये लंब की बात किया। ये आपका लंब है, ठीक है, ये लंब कह रहा है, ई ये आपका डीई लंब है, डीई लंब है बीसी पे, डीई लंब है किस पे? बीसी पे। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखिए देखते हैं। पहले इस त्रिभुज का एरिया निकाला है ना, सी डी ई, एंगल नहीं है ये, त्रिभुज है, सी डी ई मतलब इसका एरिया निकाला, सी डी ई। पहले आप देखिएगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या आएगा? एबीसी का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर और बेस, ये आएगा। अब एक बात समझिएगा, एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में ये 90 डिग्री, और यहां पे जो बोला गया इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ग्रीन वाले, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। और जब ये 90 डिग्री और बड़े त्रिभुज में ये 90 डिग्री, बड़े त्रिभुज में ए 90 डिग्री, छोटे त्रिभुज में ई 90 डिग्री, और बड़े त्रिभुज का सी एंगल कॉमन है, छोटे त्रिभुज का सी एंगल कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा सी डी, बड़े त्रिभुज समरूप होगा छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का
त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और बटा ये छोटे वाला त्रिभुज ECE समरूप है। जब ये समरूप है तो एरिया का रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ये आपका 6 और ये 6 होगा। हम जानते हैं कि जब ये त्रिभुज समरूप हुआ तो त्रिभुज का एरिया का रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एक बात समझिएगा कि इस छोटे त्रिभुज के लिए देखिए इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है, और बड़े त्रिभुज लिए तो बड़े त्रिभुज के सामने वाला कर्ण कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है कोई भी त्रिभुज के एरिया के रेशियो का। ठीक है, एबीसी का दिया आपका क्या निकाले 96, ये कट गया कितना बार में 10/3, ये आ गया 100/3, यहां से निकल गया DCE का मान, DC का मान निकल गया आपका आ गया 96, यही ना, यही आ जाएगा। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 9 तिया 27, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 छक 54, 9 9 81, ये हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई बताओ। 2.88 गलत है, रविचरण गलत है आपका, 2.88 आपका सही नहीं है, गलत है आंसर। और सभी लोगों का देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक, सभी लोग का आंसर आ रहा है। बात समझे कि नहीं? पहले हम लोग यहाँ पे निकालिए इसका BC का मान निकालिए, अब ये एरिया निकालिए 96 आ गया। जब एरिया निकल गया और हम जानते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, ये बड़े त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो हम समझ गए जैसे ही समरूप हुआ एरिया ऑफ बड़े ट्रायंगल, एरिया ऑफ छोटे ट्रायंगल का रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 20/6 कैसे आया? क्योंकि ये एरिया का रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब एंगल, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 20 है, और ये जब 90 डिग्री तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, देखिए 6 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट बोल दिया है तो ये 12 तो ये 6 और ये 6, तो इसका रेशियो सामने वाला भुजा 6 और इसके एंगल के सामने वाला 20, तो ऊपर ABC है तो बड़ा वाला लेना है 20/6 स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और इतना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कह रहा है कि एक आपका बेलनाकार बर्तन है जिसमें आपका पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पे त्रिज्या इसका दे रखा है 30 और ये दे रखा है 42, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी पूरी तरह से क्या था, भरा हुआ था। और जब इसमें पानी पूरी तरह से भरा हुआ था, इसके पानी को उड़ेल दिया गया, इसके पानी को क्या किया, इसमें उड़ेल दिया, इसमें करा कि 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब था। तो इसमें आपको डाल दिया गया, इसमें पानी पूरी तरह से इसमें क्या किया, डाल दिया गया, पानी इसमें पूरी तरह से डाल दिया गया।
तो ये इसकी लंबाई 75 है और इसका आपका चौड़ाई जो है वो 44 है। पानी कितना हाइट गया था, यहाँ कर रहा है एच हाइट तक पानी गया था, एच हाइट तक। तो इसका जो वॉल्यूम होगा 22/7 और 30×30 त्रिज्या का स्क्वायर और 42, और ये आपका आएगा कितना 75×44 निकाल लीजिए एच का मान क्या आएगा। एच का मान यहां से निकालना है, तब मैं पानी का ऊंचाई कितना स्तर तक गया, एच स्तर तक गया, और यही आपको फाइंड आउट करना है। मतलब इसके पानी को इसमें डाल दिया, इसके पानी का आयतन और इसका जो पानी का आयतन, मतलब इसका LBH, एच ऊंचाई तक पानी गया, एच ऊंचाई तक पानी गया, यही निकालना है। तो यहाँ से आपका कट गया 7×6 = 42, ये कट गया आपका 2 बार में, ये कट गया आपका 3 बार में, ये कट गया आपका 30×75, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3×900/25 = ठीक है। तो 25 चौका 100, मतलब ये एच आ गया कितना, एच आ गया 36, 36 बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। 24 का 36 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 24 का राइट आंसर आ गया। 23 नंबर नहीं समझ में आया गुरुजी, तो 23 नंबर नहीं समझ में आया तो लास्ट में बता देंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। जहां पे हल्का फुल्का अगर दिक्कत हुआ है तो वो लास्ट में करवा देंगे, कोई दिक्कत इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे कह रहा है बहुलक 12 है, तो बहुलक का मतलब ये होता है जो अधिक बार आया है, जो अधिक बार आता है, अधिक बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। जो मैक्सिमम टाइम्स, जो आपका क्या आया हुआ है, मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बहुलक बोलते हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स यहाँ का 12 है, तो यहां भी देखिए 11, 11 2 बार है, 12, 12 2 बार है, 15, 15 भी 2 बार है, तो 15 सब बराबर है, इसका मतलब के का मान 12 रहा होगा, तभी तो इसका बहुलक आया होगा। अगर 11 रहता तो 11 बहुलक होता, तो बहुलक 12 बार बोला गया, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम बार आपका 12 आया होगा, तो वही हो जाएगा आंसर, हो गया क्या, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। यहां बोला गया है कि टोटल आपका कह रहा है 6 सफेद 2 काली और 3 लाल गेंद है, तो 6 + 2 + 3, तो ये टोटल कितना हो गया 11। अगर यहां पे बोला गया इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, सफेद ना होने की प्रायिकता निकालना है। सफेद अगर नहीं होगा तो टोटल बॉल अगर यहां पे 11 है, अगर ये कह रहे हैं कि ये आपका व्हाइट है और ये आपका ब्लैक है और ये आपका रेड है, अगर यहां पे बात करें कि यहां पे आपका सफेद ना होने की प्रोबेबिलिटी बताए, तो सफेद ना होने की प्रोबेबिलिटी बताए तो पहले तो केसेस बनेंगे 11, तो सफेद ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर बताएंगे तो सफेद नहीं होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी होना कितना चाहिए 5, 3 2 कितना 5, 11/5 आंसर हो जाएगा। हाँ, जो बहुलक होगा वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये आंसर आ गया इसका सही उत्तर। कोई दिक्कत यहां तक बोलो, कोई दिक्कत है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां देखिए सवाल क्या बोला गया है, ये सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12 लाख में से एक कार खरीदी, मतलब इसका सीपी कितना होगा, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख में खरीदी, ठीक है। कह रहा उसकी इसकी 80% लागत का बीमा करवाया। ये जो इसकी लागत है, इसका 80% क्या किया, जितनी लागत है उसका वो बीमा करवाया। 80%, 12×96, 9 लाख, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,60,000 का बीमा करवाया। 9,60,000 का क्या करवाया, बीमा करवाया, ठीक है। जब ये बीमा करवाया, आप बात समझिएगा, जब ये बीमा करवाया, अब क्या हुआ, बीमा करवाया, उसने कार को 15% हानि उठाकर बेच दिया। उसने कार को बेच दिया, तो कार को जब बेचा, तो ध्यान रखिए कार को उसने क्या किया, बेच दिया, कितना 15% हानि पे उठाकर बेच दिया। 15% हानि पर बेच दिया, इसको बेच दिया कितना 85% पर इसको बेच देगा। तो 85 गुना अगर 12 करते हैं, 12×5 = 60, 12×6 = 96,
तो यहां से आ जाएगा 10,20,000, इकाई 10,000, 10,20,000 आएगा। कोई दिक्कत? देख लीजिएगा 10 लाख कितना आएगा? 20,000 आएगा। मतलब यहां से अगर हम 12 लाख से 12 लाख में कितना निकाल देंगे? 85% अगर निकाल देते हैं तो ये 10 लाख आपका 20,000 आ गया। मतलब ये क्या किया? इसको हानि उठाकर बेच दिया। इसको क्या किया? बेच दिया, सेल कर दिया, सेल प्राइस इतना। लेकिन क्या हुआ? लेकिन बीच में क्या हुआ इस बात को समझिएगा। जितना लंबा क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन में सारा कुछ दिया रहता है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? दुर्घटना हो जाने के कारण से जैसे पैसा पेड किया, अब उसको गाड़ी देना था, लेकिन उसके दुर्घटना हो जाने के कारण से खरीदार को कार नहीं दे पाया। जो खरीदा था उसको कार नहीं दे पाया, ठीक है। जो उसको खरीदार था उसको कार नहीं दे पाया। तो दुर्घटना के कारण से कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी बीमित राशि का 90% ही भुगतान किया। बीमित राशि मतलब जिस समय कार लेने गया तो बोला था कि हम कार का 80% हम देंगे, लेकिन क्या बोला? जिस समय अगर ये नुकसान हुआ, जब बीमा कंपनी इसको देखा तो बोला नहीं भाई, हम जितना आपको गछे थे उसका हम 90% दे पाएंगे, उसका हम 90% ही दे पाएंगे। तो 90% देगा मेरे भाई, तो 9 लाख इतना है। 9 लाख का 90% अगर निकालते हैं 9 छक 54 और 9 9 81, ये आपका आ गया 9 छक 54 81, इतना आ गया। मतलब 8 लाख, इकाई 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 8,64,000 ही देंगे। ये आपकी देने की बात कहा। तो बताओ, इससे पैसा लिया था, जिसको बेचना था उससे पैसा लिया इतना में, लेकिन बीमा कंपनी इतना में दिया। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? अंतर दोनों के बीच का कितना हो गया? तो 1,56,000, यही आंसर आ जाएगा। यही आंसर आ गया 1,56,000। इसकी सही आंसर हो गया। सी इज द राइट आंसर। सी इसके सही आंसर आ गया। 1,56,000 हो जाएगा, 1,38,000 हो जाएगा। देख लो, लास्ट में 6 आएगा, यही होगा, यही होगा, ठीक है। सी आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। 27 का नितेश आप कह रहे हैं कि 1,56,000 हो, 1,38,000 होगा। गलत है आपका, देख लीजिए एक बार। ठीक है, मिथुन गुप्ता भी आप एक 1.838 लिखें, गलत है। कितना हो जाएगा? 1,56,000 हो जाएगा, 1.56 लाख। सी इसका सही आंसर। कहीं डाउट है तो देख लो, कहीं डाउट है तो देख लो, कहीं दिक्कत नहीं है ना? ठीक, देखिएगा इसको, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, सर्कल, वृत्त की इक्वेशन दे रखा है, ऐसे वृत्त का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3gx 2gx 2fx। ये वृत्त का इक्वेशन ऐसे होता है। वृत्त का इक्वेशन ये होता है, क्या आप जानते हैं? यहां से वृत्त का इक्वेशन ये होता है, इस बात को आप जानते हैं। इसको अगर कहें वृत्त का सिंपल जो इसका इक्वेशन होता है वो क्या होता है? तो ये आपका ये होता है, ठीक है। अब कह रहा है यहां से कर सापेक्ष बिंदु 1 2 की स्थिति क्या होगी? तो 1 2 की स्थिति क्या होगी? मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका जो वृत्त का इक्वेशन है, इसी को हम एस नाम देते हैं, एस नाम। तो यहां से अगर 1 2 का दिया हुआ है, मतलब एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट दिया 1 और 2 दिया, एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट दिया है 1 और 2 दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। ये आपका दिया हुआ है और वृत्त की समीकरण आप जानते हैं, ये दिया हुआ है। तो यहां पे अगर मान दिया हुआ है
अगर ये दिया हुआ है मान तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रीथ के इक्वेशन में पुट करेंगे, ब्रीथ के इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ब्रीथ के इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ब्रीथ के इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो यहां से इक्वेशन ये आ गया एस बराबर, यही एस बराबर है, तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ गया, दो दो नहीं 4 आ गया, -3 आ गया, और 4 दूनी 8 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, देखते हैं क्या होता है। तो ये आ गया आपका 1 1 2 2 और 4 6, और 6 आ गया, और माइनस आपका आ गया कितना, यहां पे आ गया -5। एस का मान आ गया कितना, -5 आया, एस का मान आ गया -5। एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, अगर वैल्यू अगर वैल्यू अगर वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को, एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा, अगर एस नेगेटिव आ गया, अगर एस नेगेटिव आ गया वैल्यू, तो ये जो समीकरण ब्रीथ के, ये जो पॉइंट है ब्रीथ के अंदर, अगर एस बराबर हो गया, एस बराबर हो गया है ना, अगर यहां पे बात किया गया है समझिएगा, एस अगर 0 के बराबर हो गया, एस 0 के बराबर, या तो इसको ऐसे लिख दो, और एस 0 के बराबर हुआ, मतलब ये जो बिंदु है, स्थिति जो होगा ब्रीथ के परिधि पर होगा। अगर एस 0 से बड़ा होगा, अगर ये जो बिंदु है, अगर ये बिंदु पुट करने पर एस आपका मान आ गया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये वृत्त के बाहर होगा, ये वृत्त के क्या होगा, बाहर होगा। इस बात को समझिएगा, अगर ये वृत्त के बाहर होगा, इस बात को समझिएगा। तो यहां पे एक बात बताइए, ये नेगेटिव है, तो ये जो बिंदु आएगा, ये आपका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वृत्त का क्या होगा, वृत्त का क्या होगा बताएंगे, वृत्त का अंदर होगा, वृत्त का क्या होगा, अंदर होगा, इनसाइड द सर्कल। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, बात समझे कि नहीं, एक बात समझिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा, अगर वृत्त का इक्वेशन दिया हुआ है और कोई पॉइंट आपको दर्शाना कि ये पॉइंट वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर है कि वृत्त के परिधि पर है, तो इस बात को समझिएगा, ये पॉइंट जो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे तो एस बराबर देखने को मिला कि एस अगर 0 से छोटा होगा, अगर एस की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो वृत्त के अंदर होगा वो बिंदु, अगर एस के बराबर होगा, एस के बराबर अगर पुट करने पर एस के बराबर वैल्यू होगा, तो समझ लीजिएगा कि वो वृत्त के परिधि पर होगा, वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पर होगा। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो मतलब वो बिंदु वृत्त के बाहर होगा, इस बात को समझिएगा। वृत्त के बाहर बिंदु दर्शाने का मतलब हुआ कि एस आपका जो होना चाहिए, एस 0 से बड़ा है, और वृत्त पर होने का दर्शाने का मतलब होता है कि वृत्त जो एस है वो 0 के बराबर है, और अंदर दर्शाने की बात किया मतलब एस जो है 0 से छोटा है। यही कंडीशन आपको दिमाग में बैठा लेना, और यही कंडीशन अगर दिमाग में बैठा लिए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है मेरे भाई। अगर इसकी त्रिज्या निकालने की अगर बात किया जाए तो फॉर्मूला होता है त्रिज्या का रूट अंडर जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है, ठीक है ना। माइनस सी होगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पे 1/sin थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर क्या रख देंगे, थीटा बराबर 45 रख दो। जहां भी कॉट 10 नजर आ जाए, कॉट जैसे ही नजर आ जाए या 10 नजर आ जाए 45 रख दो। तो 45 रखेंगे तो यहाँ 45, इसका अगर 1/sin का कौशिक होगा, कौशिक का कौशिक 45 होता है √2, 45 रखेंगे तो ये 1, इसका 45 रखेंगे तो 1/√2। यहाँ कुछ नहीं है तो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √2, ये गुना होगा तो √2 + 2 -1 हो गया, यहाँ आ गया √2 + 1 और √2 + 1 कट जाएगा, आ गया। ठीक है, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? बारिश की वजह से मेरा BSNL का नेटवर्क का -C होता है। 754 में कम से कम कितनी संख्याएं जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग इससे विभाजित हो जाए? देखो इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें, x जोड़ दें। x जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा, जो परिणाम आएगा वो किससे डिविजिबल है? कह रहा है वो 59 से डिविजिबल है। तो 59 से डिविजिबल है तो 59 में कितना मल्टीप्लाई करे, 59 में कितना मल्टीप्लाई करे कि जो इसके आसपास आ जाए। तो अगर हम 13 से ऊपर होगा 10 तो 9 590, 13 गुना अगर करते हैं तो देखिएगा क्या आता है। तो 13 जब गुना करेंगे 13 नंबर 17 से 11 आएगा, 13 × 5 = 65 और 65 और 11 अगर करते हैं तो ये आपका 67 आ। तो एक बात समझिएगा, इस 65 ये आ जाएगा 76 आएगा। एक बात समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं 754 और प्लस कितना 13, अगर 13 जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब 754 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो इससे कट जाएगा। तो क्या जोड़ने पर, 13 जोड़ने पर आंसर आ गया, कितना? 35 छात्रों की कक्षा में कक्षा औसत आयु 18 है और 35 छात्रों की औसत आयु में 45 का है 18, 35 का इतना। देखिए 45 छात्रों का औसत आयु दिया हुआ आपका कितना 18, तो टोटल कितना होगा योगफल 18 × 25 = 90, 18 × 4 = 72, 72 और 9 हो गया कितना। फिर 35 छात्रों का दे रखा है 15, शेष 35 छात्रों में से इसमें से 35 छात्रों का औसत दे रखा है कितना 15, तो 15 × 5 = 75, 5 15 × 3 = 45, 45 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 15 × 5 = 75 आ गया, 45 15 इतना आ गया। तो यहाँ पे 10 छात्रों का औसत होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से पहले ये घटा दो, पूरा का पूरा घटा देंगे तो ये आपका आ गया कितना 5 आ गया, ये 5 आ गया। तो यहाँ पे 9 में से 2 चल गया कितना 7 आ गया, और यहाँ पे 1 बच गया, 1 मतलब 7 बच गया, तो ये 75 आया। और 275 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 11 9 10 8 हो गया यहाँ पे। अगर जब इसको 10 संख्याओं का देखा गया योगफल आपका इतना दे रखा है, 875 को किससे डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है ये आंसर। मतलब पूरे के गुणनफल में से, अगर ये पूरे के गुणनफल में से घटा देंगे कितना 35 का 15 तो बटा क्या लिख देंगे 10, यही आपका हो गया क्या एवरेज, यही आपका क्या हो गया एवरेज हो गया। इस बात को देख लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बोला गया कि ओ केंद्र वाले वृत्त है, PQ स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा PAB है, ठीक है, ओ से गुजरते हुए, तो PQ का मान दे रखा है यहां से
पी क्यू का मान 5 दे रखा है, पी ए का मान ये दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर स्पर्श रेखा कर रहा है, देखो यहां से किसी भी त्रिभुज में अगर कोई 22 से स्पर्श रेखा कर रहा है और इसको यहां से केंद्र से इसको डाला गया तो वो लंब होता है। कहीं भी अगर स्पर्श करेगा 22 से डालेंगे तो वो क्या होगा? लंब होगा। और कहीं से इसको डालेंगे तो ये भी आपका लंब होगा, मिलेगा जहां पे वो भी लंब होगा। तो इसका मतलब यहां स्पर्श रेखा है तो यहां से खींचेंगे तो ये भी लंब होगा और ये आपका 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। और जब ये 5 बन गया तो हम जानते हैं 5 12 13 ये कर्ण होता है, तो हम ट्रिपलेट जानते हैं 5 12 13 निकालने से, कैलकुलेशन करने से आप बच जाइएगा। ये 12 होगा तो ये 13 होगा। देखिए ये भी आपका त्रिज्या है तो 12 एक 13 हो गया, मतलब त्रिज्या आपका आ गया कितना? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। हाँ, यही टाइमिंग में डेली होता है। डेली आपका 2 बजे स्टार्ट होता है, 2 PM में डेली स्टार्ट होता है, 2 PM में बैच डेली स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे। 3 संख्याओं का योग, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली दूसरी का रेशियो दे रखा है 2:3, बहुत बढ़िया। और दूसरी और तीसरी का रेशियो दे रखा है 4:5, बहुत अच्छी बात है। तो ये यहां से याद रखिएगा, ये डेली टेस्ट होता है, याद रखिएगा डेली टेस्ट होता है। डेली आपके टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में टेस्ट होता है और ये क्लास डेली टेस्ट होती है। तो डेली टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मूड में आपका टेस्ट होता है। हम चाहते हैं कि आप अगर पटना में रहते हैं तो टेस्ट आके डेली मारिए, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। क्लास में आप थ्योरी पढ़िए, क्लास को आप थ्योरी कीजिए और इसका प्रैक्टिस आपके 40 क्वेश्चन आपके माइंड में चलते जाएगा, मतलब 40 क्वेश्चन का थ्योरी आपके माइंड में घूमते रहेगा। इस बात को समझिएगा। यहाँ खाली प्लॉट है तो ये 4 से भर जाएगा, यहाँ खाली प्लॉट है 3 से भर जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 5 तिया कितना? 15। तो तीनों का योगफल की अगर बात करें तो यहां पे आ गया 20 और 5 35 आ गया, 15 आ गया। अब यहां पे 35 तीनों संख्याओं का योग आ गया। यहां तीनों संख्याओं का योग कितना है? हम लोग के अनुसार तीनों संख्या का योग 35, लेकिन क्वेश्चन में बोला है तीनों संख्या का योग आपका 280 है। निकालना किसको है? निकालना है क्या? दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या 12, 7 5 35, 7 चौक 28, ये कट गया 8, 12 8 96। इसका ऑप्शन नंबर। बहुत आसान सवाल थे, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। यहां से बोला गया है, इस चीज को देखिएगा, ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटा में भर सकता है। ए और बी मिलकर 16 घंटा में भर सकता है और सी पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये बोला खाली करने वाली बात है, ये खाली करने वाला, ये आपका दोनों भर रहा है। तो सबसे पहले क्षमता देखते हैं, इसकी क्षमता कितना होगा? टैंक की क्षमता क्या मान ले? ऐसी टैंक की क्षमता मान लो दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 48। तो 16 या 48, 16 ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। नेगेटिव क्या दर्शाता है? खाली करने को दर्शाता है। नेगेटिव क्या चीज दर्शाता है? पीआरटी के लिए भी पूजा के बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां से क्या बोला है, बात को समझिएगा। ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, तो 10 घंटे में ए प्लस बी के द्वारा भरा गया, तो 10 घंटा में, तो 1 घंटा में ये 3 यूनिट भरता है 1 घंटा में, तो 10 घंटा में कितना भरेगा? 30 यूनिट भर देगा। अब ये टैंक आपका भर गया, यहां से मान लेते ये पूरा भर गया आपका, 30 यूनिट भर गया। अब ये टैंक को भर गया तो यहां बोला कि ए बी को बंद कर दिया गया। ए बी को क्या किया गया भाई? ए बी को 10 घंटे तक एक साथ खोला जाता और फिर दोनों को क्या किया? बंद कर दिया। दोनों को जब बंद किया, अब कह रहा फिर पाइप सी को खोल दिया जाता है, तो सी द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? सी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो जितने देखो यहां पे सी को दिया, तो सी को खाली करने में कितना समय, यही को खाली करना है, इसी को खाली करना है, तो इसी को खाली करने में लगा समय सी के द्वारा। इसी तो भरा कितना है भाई?
क्षमता 43, लेकिन भराई दोनों मिलकर कितना 30 यूनिट, इसी को खाली करना है। तो 30 को खाली करना है और एक घंटा में 2 यूनिट खाली करता है, तो 1 घंटा में 2 यूनिट खाली करेगा तो 15 घंटा में कितना 30 मिनट खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 15। मिथुन गुप्ता का गलत है। मिथुन आपका नहीं होगा 12 नहीं होगा, 15 होगा आंसर, 15 होगा आंसर। और कोई 18 भी दे रहे वो भी गलत है। जय कुमारी का 18 गलत है, 18 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, देख लो। वो आप 48 में से 30 घटा दिया 18 आ गया जय, वो चीज नहीं कह रहा है, कह रहा है जो भरा था उसी को खाली करेगा। से यार भरा था कौन 10 घंटे में 30 यूनिट भरा था ए बी, और उसी को खाली करेगा कितना समय में, तो उसी को खाली करेगा 15 घंटा में, क्योंकि 1 घंटा में खाली करता है 2 यूनिट, 1 घंटा में 2 यूनिट, तो 30 यूनिट को खाली करने में आधा समय लगेगा। इस बात को समझिएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार को एक चक्कर और वर्गाकार पार को एक चक्कर बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो वृत्त है, वृत्त आपका 21 त्रिज्या सेंटीमीटर है और इसको एक वर्गाकार को एक चक्कर दोनों बराबर है, तो इसकी परिधि, इसकी पेरीमीटर, इसकी परिधि सर्कमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर दोनों कह रहा है बराबर है, क्योंकि एक चक्कर बराबर आपका परिधि होता है और एक चक्कर इसका परिमाप होता है। ये मान लेते हैं भुजा होगा 4a मान लिए, इसका परिमाप 4a, इसका ये a है 9 नहीं मान लीजिएगा, तो ये 2 से कट गया और ये कट गया, 11 बार में 7 दिया, तो भुजा की लंबाई कितना हो गया 35 आ गया। यही पूछ रहा था ना, वर्गाकार पार की भुजा की लंबाई क्या होगा, तो आंसर कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, हाँ सर टोटल 30 ही भरा था, तो 30 ही भरा था, उसी को खाली करेगा कौन, सी खाली करेगा। ठीक है, उसी को सी खाली करेगा। ठीक है, एक बिंदु का निर्देशांक आपका निकालना है -1 और ये 9 और ये 11 और ये 1। बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से एक यहां पे मान लेते हैं कि इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया इस बिंदु पर, और किस रेशियो में 3:। ठीक है, डिवाइड किया, इसी को निकालना कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या होगा एक्स और वाई, एक्स और वाई निकालना है, आंतरिक रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो हम जानते हैं आंतरिक रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करता है एक्स और वाई का जो मान आएगा mx2 n, फॉर्मूला होता है nx1, और आंतरिक करेगा तो बाय करेगा तो नेगेटिव, यहां नेगेटिव यहां भी नेगेटिव हो जाएगा, my2 n y1 और n - n होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखिए क्या करेंगे, n 3 गुना 11, 11 3 33 प्लस 1 इंटू -1, यहां आ जाएगा -1 बटा 3 1, y के साथ गुना करो 3 इंटू 3 प्लस ये आ गया 32, 8 चौक 32, और ये आ गया कितना 8:8 और 3 आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट बहुत बढ़िया। कारक एक शंक्वाकार ठोस धात्विक खिलौने का आधार अर्धगोला है और उसकी त्रिज्या 3.5 सेंट में, यदि शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। देखिए फिगर बनाए, ऐसा फिगर होगा, एक खिलौना है, एक ऐसा फिगर बनेगा। इस तरीके से खिलौना है, कारण कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है, मतलब ये 3.5 और ये भी 3 पॉइंट कितना होगा, मतलब h प्लस आर इक्वल टू आर, एच इक्वल टू आर 3.5, मतलब यहां से कह सकते हैं 7/2। ठीक है, अब कह रहा है इसका पूरा का वॉल्यूम निकालना है ना,
ये दिया, इसका पूरे वॉल्यूम निकालना है, तो इसकी आयतन क्या होगा? आयतन होगा पहले शंकु का आयतन √3 पाई r स्क्वायर h प्लस इसका आयतन होगा अर्धगोला का। अब कह रहा है r और h दोनों बराबर है, तो यहां से 1/3 पाई 1/3 22/7 गुना r का वैल्यू 7/2 7/2। और यह एक काम तो रुकिए, अभी r h दोनों बराबर है तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1/3 पाई कॉमन कर लो, और यहां से भी r क्यू कॉमन कर लेते हैं, r क्यू भी कॉमन करते हैं क्योंकि इसके बराबर भी r हो जाएगा, तो r इंटू आर आर स्क्वायर इंटू आर क्यू हो जाएगा। तो यहां से अगर हम कॉमन कर लेते हैं, i को भी कॉमन कर लिए, इसको भी कॉमन कर लिए, तो ये आपका बच गया 1, और यहाँ बच गया आपका कितना 2 बच गया, ये आ गया। तो यहाँ से पाई की 1/3, यहाँ से हम निकालते हैं 22/7, और यहाँ पे r क्यू 7/2 7/2, और ये 7/2 ये कर लिए, और 2 1 3 कर लिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर आ गया। तो ये इधर है तो 2, तो 7 से 7 कट गया, और ये इधर से कट गया, और ये कट गया 11 बार में, ठीक है। तो ये कट गया 11 बार में, तो यहाँ से आपका 2 दूनी 4 आया, और यहाँ से 77 आया, तो यहाँ पे 77 आया, 77 गुना 11 करेंगे तो 7 7 7 14, और 7 1 8, ये आ गया, ठीक है। और 2 दूनी 4 कट रहा है, 4 दूनी 8 में कट गया, सी राइट आंसर 37 का। सर 539 आ रहा है, कहाँ पे हम गड़बड़ किए भाई बता दो। 2 से इसको काट दिए 11 बार में, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 134, यही। तो कहाँ पे गड़बड़ कहाँ किए भाई, देख लो तो एक बार कहाँ पे गड़बड़ हुआ है हमसे। 7/2 ठीक तो सब तो लग रहा है, कहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए जो कि गुना करने के बाद इतना आ रहा है, तेरी के गलती देखो यहाँ कर 7 7 49 है तेरी के, और ये आ जाएगा, देखिए हम लोग गलती करें गुणे में, यहाँ 77 मान लिए इसको, हम बोले 77 गुना 11 कर दिए, 5 कहीं 5, और आपका आ गया कितना 5 कहीं 5, और यहाँ से आ गया आपका 1 13 4 4 चौक 16 4 तिया 12, यही आ जाएगा 3/4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक है भाई, एक साइकिल के पहिए की व्यास 126 दिया हुआ, व्यास दिया हुआ मतलब त्रिज्या हो गया 126 का आधा, 126 का आधा कहने का मतलब कितना हो गया 63। अब करें, एक साइकिल चालक को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति तक पहुंचने में इतना मिनट लगता है। तो अगर एक साइकिल चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में 16 सही 1/2 मिनट लगते हैं, तो अपने पूरी यात्रा के दौरान पहिए को कितना चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर लगाने में मतलब एक परिधि के बराबर तय करता है, तो एक चक्कर जब लगाता है, एक चक्कर होगा एक परिधि के बराबर, 9 सती 63, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, देखिएगा 44 9 चुक 36 9 चुक 36, और ये आ गया कितना, इतना सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर 396 सेंटीमीटर में आएगा, क्लियर है। 396 सेंटीमीटर में ये घूमेगा। अब कह रहा है कि साइकिल की चाल यहां पे है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 772 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में 16 सही 1/6 2 मिनट समय लगता है। तो यहां से एक बात बताइएगा, दूरी कितना कवर किया, इसके द्वारा दूरी कितना कवर किया, तो दूरी हो गया आपका 72 सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, 72 गुना
5/18 और गुना मिनट 16 दूनी 32 और 1 33, 33 या तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका 33/2 करते हैं तो ये आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 60 हो जाएगा। यहां से 18 चौका 72, ये कट गया 2 बार में, ठीक है। तो यहां से आ गया 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 10 और 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 इतना आ गया और यहाँ पे आ गया 0, इतना मीटर स्क्वायर में यहाँ पे गया है, इतना मीटर। तो कह रहा है कितनी बार चक्कर लगाएगा, चक्कर की संख्या की अगर बात किया गया, चक्कर की संख्या की बात किया गया तो टोटल डिस्टेंस इतना मीटर में है, मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में, एक चक्कर सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो और बटा एक चक्कर में इतना, तो एक चक्कर में इतना, तो एक चक्कर में, तो यही दूरी टोटल निकालना है कि दूरी कितना होगा, यही आंसर आपको निकालना है कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा, टोटल आंसर कितना हो जाएगा, यही आपको निकालना है। तो ये आपका कट जाएगा, 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 8, 5 तिया 15, मतलब ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 5 बार में। यहाँ पे आंसर हो गया 5000 सीरीज का। सर आज पीआरटी वाला क्लास होगा ना, हाँ क्लास होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहां से एक बात समझिएगा कि ये आपका ए है, ये बी है, ये भी ए है और ये भी बी है, तो यहां से कह सकते हैं ये जो साइन होगा 66, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। क्लियर है, एक इसका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी परेशानी अगर है तो बता सकते हैं, किसी को कोई भी परेशानी अगर है तो बता सकते हैं भाई। तीन नंबर मिस्टेक लग रहा है, तीन नंबर में क्या दिक्कत हो रहा है बताओ भाई, 3 नंबर में क्या दिक्कत हो रहा है बताइएगा। धन्यवाद। बहुलक में दो दो का मान होगा तो छोटा वाला ले लेना है। थैंक यू। तीन में कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 3 नंबर में क्या दिक्कत है 3 नंबर में? बोलिए क्या दिक्कत है 3 नंबर में, बोलो जल्दी। ठीक है,
ये क्वेश्चन छूट गया था क्या? क्वेश्चन कैसे छूट गया? बता देते हैं आपको, सॉल्व कर लेना। यहाँ क्वेश्चन छूट गया था, देखो यहाँ पे कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स और 225 मीटर 225 मीटर लंबी किसी दूसरी ट्रेन को वाई को ओवरटेक करता है ना। वाई को क्या करता है? ओवरटेक करता है। तो एक्स की मान जो है वो एक्स की मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी चाल एक्स है और कोई ट्रेन आपका, सॉरी इसकी लंबाई एक्स है, सॉरी इसका एक्स नाम है और इसका वाई नाम है। ये इसको ओवरटेक करता है और इसको पार कर जा रहा है कितना सेकंड में? 72 सेकंड में इसको पार। जब इसको 72 सेकंड में पार कर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेम डायरेक्शन में जाता है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आपका घट जाता है। अगर ये आपका x है तो ये आपका x माइनस वाई हो जाए। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, तो इसको लगा कि कह रहा है कि 72 सेकंड में इसको पार कर रहा है, तो 72 सेकंड में पार करेगा तो इसकी आपकी जो लंबाई है, कह रहा है ये लंबाई कितना डिग्री है, कितना है? 225 मीटर लंबाई है। तो जब ये 72 सेकंड में पार करा, इसकी चाल आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल है और इसको कुछ मान लो इसका चाल आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जब ये सही इस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ये अपनी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों को पार करेगा। ये समय बराबर होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपनी लेंथ और वाई वाली लेंथ को क्रॉस करेगा। तो ये आपका आ गया 255। इसकी लेंथ नहीं मालूम, इसकी लेंथ एल मान लो, तो प्लस एल बटा सापेक्षिक चाल लगेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो सापेक्षिक चाल लगेगा, तो 60 माइनस एस हो जाएगा। और ये आपका मीटर में, ये सेकंड में, ये किलोमीटर में ना होना चाहिए, तो ये 5/18 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन ये बना। अब कह रहा है जब ये दोनों के डायरेक्शन में चलेगा, तो जब ये दोनों के डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इधर चलेगा, तो सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जुट जाएगा, x प्लस वाई हो जाता है अगर इसकी चाल अगर रहा तो। ठीक है, ये जुट जाएगा। तो यहां से बोला कि 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर दे रहा है, 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहा है, यही बोल रखा है। तो 18 सेकंड में तो चाल ये भी एक दूसरे को पार करे, तो ये भी लेंथ और ये भी लेंथ क्रॉस करेगा, तो 225 प्लस एल और यहां आ जाएगा 60। इसकी चाल 60 और इसका चाल आपका एस माने हुए है ना, ये भी 5/18। तो इक्वेशन आ गया कौन? दूसरा इक्वेशन आ गया। ये कितना इक्वेशन आ गया? दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन आएगा। तो आप क्या करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लेना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेना, तो 1/2 कर लेंगे, तो देखिए आ जाएगा 1/2। क्यों करेंगे? क्योंकि 18 चौक 72, ये कट जाएगा। देखिए आप कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे। ठीक है, देखिए यहीं पर हम बता देते हैं। तो ये वाला और ये वाला बटा करें तो ऊपर से ऊपर कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो आपका आ गया 60। ये आ जाएगा, देखिए ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 60 प्लस एस और 60 प्लस क्या, अरे ये बटा में लेंगे तो ऊपर ऊपर कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो ये ऊपर चल गया। तो यहां से 18 चौक 72, तो एस का मान यहां से निकाल लीजिएगा, एस का मान यहां से निकाल लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एस का मान यहां से निकाल लेना, तो एस का मान आपका आंसर क्या आ जाएगा, बता दो मेरे भाई। ठीक है, इसका मान आपका यहां से आ जाएगा 36 किलोमीटर। और ये 36 किलोमीटर कहीं भी पुट कर देंगे तो आपका ये वाला मान आ जाएगा, वाई का एक्स का लंबाई। ठीक ना, कर लीजिएगा। थैंक यू।